हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विस्टा। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कॉमन और मैंडेटरी रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स को रीड करेंगे। एग्जांपल्स को रीड करने से क्या होता है कि हमें चैप्टर की काफी अच्छी जानकारी मिल जाती है और हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है गोपाल टीचेस मोहन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, अगर आपके टेंसेस सारे टेंसेस अच्छे से क्लियर हैं तो आपको पैसिव वॉइस ऑन टिप्स यानी विद इन अ सेकेंड आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत इजी होते हैं बनाने में अगर आपको टेंसेस क्लियर है तो। और अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले जिस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को जाकर देखिए। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि इन तीनों का मिश्रण जिससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आप टेंस पहचान सको कि ये कौन सा टेंस है। अगर टेंस की अच्छी पहचान होगी आपको तो आप इजीली पैसिव वॉइस बना पाओगे। चलिए पहला सेंटेंस है हमारा, गोपाल टीचेस मोहन। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट गोपाल है। टीचेस टीचेस क्या है, हमारी टीचेस हमारी वर्ब है और मोहन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस है, सीधा सा सेंटेंस है, कोई हेर फेर नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहले तो हमने ये देख लिया कि ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसको ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है तब तक हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम पहचान करते हैं कि भाई ये है कौन सा टेंस। गोपाल, गोपाल हमारा सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है। टीच, टीचेस, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच में एस या ई एस लगा रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब सोचो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सिंगुलर के साथ, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो कौन से टेंस में आता है, याद आ गया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है गोपाल टीचेस मोहन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखते हैं कि क्या चेंज होगा। जब हमने इस गोपाल टीच मोहन का पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या देखा, अरे मोहन और गोपाल ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए हैं। मोहन गोपाल के प्लेस पे आ गया है और गोपाल मोहन के प्लेस पे चला गया है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या नोट करी कि जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने आपस में प्लेस चेंज कर लिए। तो ये हमने पहली चीज देखी। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है बच्चों, दूसरी चीज दिख रही है, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ठीक है, पहली चीज क्या, गोपाल और मोहन ने अपने प्लेस चेंज कर लिए, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया। दूसरी चीज क्या देखी कि हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ। हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि गोपाल टीचेस मोहन ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में, हर एक पैसिव वॉइस में कोई भी पैसिव वॉइस बनाओगे से, एक्टिव से, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। चाहे आपके एक्टिव में कोई भी फॉर्म दी हो लेकिन आप उसको थर्ड फॉर्म में ही लिखोगे। ये आपने दूसरी चीज नोट करी। तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्ट से ठीक पहले, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे ठीक पहले बाई का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाया तो हमारा क्या हो गया, मोहन इज टॉट बाय गोपाल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सारी चीजें टेंसेस वाइज और एक्सरसाइज वाइज हम फर्दर डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ आपको कॉमन और मैंडेटरी रूल्स ही यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा आई है, राइट क्या है हमारी, राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लेटर क्या है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए कि ये हमारा कौन सा टेंस है, सोचिए। जी हाँ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता आपको, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम पैसिव वॉइस के रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है। इसमें हमने पैसिव वॉइस में क्या किया,
अरे हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए हैं, यानी कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया पैसिव वॉइस में, अ लेटर, जो कि अभी तक क्या था हमारा, जो कि अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट था। अ लेटर के बाद क्या लिखा है इन्होंने, इज क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज होना है। कब यूज होना है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, जो हमारा अब सब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद हमने तीसरा चेंज क्या देखा, हमने देखा कि राइट का रिटर्न कर दिया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और और क्या देखा हमने, जो हमारा आई था जब हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले गए तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही लिखा। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाता है क्या बन जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है तो वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई माई मी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपको सारे टेंसेस क्लियर हैं तो ये चीज तो आपके लिए बहुत ही मामूली सी बात है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में आगे मैं इसका प्रॉपर चार्ट दिखाऊंगी, आप एक बार उस पर नजर जरूर डालना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का इस्तेमाल किया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा है, रामा किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है। एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद पहला काम यही करना है कि ये पता चलाना है कि ये आखिरकार कौन सा टेंस है। उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्लियर हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म किल्ड का इस्तेमाल हुआ है और देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चलो जल्दी से बताओ कि कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अरे जब हमने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया तो हम क्या देखते हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने फिर से अपने प्लेस चेंज कर लिए। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, अरे अभी तक तो हम इस का इस्तेमाल कर रहे थे और अब किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, अब वॉज का इस्तेमाल हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ कि इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया गया। पहले ऊपर तो हम दोनों सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे, और यहाँ वॉज क्यों लगाया है। उसका कारण ये है क्योंकि ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है रामा किल्ड रावण, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल होगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। और ऊपर के ये जो दोनों सेंटेंसेस हमने बनाए हैं जिनमें हमने इज का इस्तेमाल किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे, जिस कारण से हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ड लगेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम का प्रयोग होगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जैसे टॉट, रिटन और किल्ड। इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है तो क्या चीज कॉमन हो गई, पहली चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपना प्लेस चेंज किया। दूसरी कॉमन चीज क्या हो गई कि हेल्पिंग वर्ब, सारे ही टेंसेस का के जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सब में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी चीज क्या देखी, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब चौथी चीज हम क्या देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारा नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे ठीक पहले हमने बाई का इस्तेमाल किया। तो ये हमारी चौथी चीज हो गई। इतना आपको क्लियर है। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया रावण वॉज किल्ड बाय राम। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही विल रीड दिस बुक। ये आपने सेंटेंस पढ़ा, पहली थिंग। दूसरी चीज क्या है कि ये कौन सा टेंस है, आपको ये पता चलाना है कि ये कौन सा टेंस है। अब ध्यान से देखो कि ही के साथ विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसा कौन से टेंस में होता है। एक मिनट के लिए सोचो और बताओ जल्दी से। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है।
तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अब हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो सबसे पहला कॉमन रूल क्या इस्तेमाल किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए हैं, प्लेसेस चेंज कर लिए हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखी, जो विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुई थी वो हमने एज इट इज लिख दी, लेकिन उसके साथ हमने एक नया वर्ड क्या ऐड किया, बी। बी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक क्लियर है। तो विल के साथ हमने बी का इस्तेमाल किया। बी के साथ यहाँ पर जो हमने रीड लिखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये मत सोचना कि यहाँ पर भी रीड है और यहाँ पर भी रीड है, ये रीड सिर्फ लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस रेड करेंगे, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म्स लिखी स्पेलिंग में सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंस कैसी होती है, रीड, रेड, रेड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हमने क्या देखी, अगली चीज क्या देखी कि हमने हिम, ही का हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। अब क्वेश्चन जनरेट हुआ कि ही का हिम क्यों कर दिया। अगर आपको टेंसेस क्लियर हैं तो आपको पता है कि ही का हिम क्यों हुआ, क्योंकि जब ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया तो उसने अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ही का को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं तो वो हिम हो जाता है। आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है, क्योंकि आपने टेंसेस का रखे हैं। बार बार मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप टेंसेस को क्लियर करते हो तो उसके बिहाफ पर आपको पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। ही को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा और हिम में कन्वर्ट कर दिया। इसका प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर जो कन्वर्जन है होगा उसका मैंने एक चार्ट बना रखा है, वो चार्ट आप एक बार जरूर पढ़ लें। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, दिस बुक विल बी रेड बाय हिम। हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जितने भी एग्जांपल्स हमने अभी तक रीड करे हैं उनको सेपरेटली एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्या अंतर है। ए खंड के एक्टिव वॉइस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि इसमें कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, स्वयं कार्य करता है। अब ये कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, उसमें और कोई काम नहीं करता, उसमें ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। तो हम इसके एग्जांपल्स को पढ़कर पहले पता चलाते हैं कि क्या ये बात सही है। गोपाल टीचेस मोहन, गोपाल क्या काम कर रहा है, गोपाल मोहन को पढ़ाने का काम कर रहा है। गोपाल क्या काम कर रहा है, आंसर मिल गया आपको, पढ़ाने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। तो यानी कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल में भी लागू होता है। तीसरा एग्जांपल है रामा किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा, राम के द्वारा क्या काम किया गया, राम को के द्वारा मारने का काम किया गया। तो ये थर्ड पॉइंट में भी, थर्ड एग्जांपल में भी हमें क्लियर हो जाती है ये वाली चीज कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही विल रीड दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ेगा। वह क्या पढ़ेगा, वह किस चीज को पढ़ने का काम कर रहा है। आपको ये क्लियर है कि वह के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, यानी पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि एक्टिव वॉइस के जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे गोपाल, आई, रामा, ही, ये खुद ही काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर करता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जितने भी ये हमारे एक्टिव वॉइस हैं अगर आप इनको ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी टीचेस है, राइट है, किल्ड है, रीड, ये जो हमारी वर्ब हैं ये किसको इंपॉर्टेंस दे रही हैं, ये अपने अपने सब्जेक्ट गोपाल, आई, राम और ही को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। इनके लिए ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी ये अपने सब्जेक्ट के साथ खुश हैं, ये अपने आप को कंप्लीट मानती हैं। जैसे गोपाल टीचेस, सेंटेंस खत्म, मोहन की कोई वैल्यू नहीं है, गोपाल पढ़ाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि वो मोहन को पढ़ाता है लेकिन कोई और भी हो सकता है। दूसरा, आई राइट, मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है लेटर को लिखना है। तो ये क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारी टीचेस है, राइट है, किल्ड है, रीड है, ये जो हमारी वर्ड्स हैं, ये वर्ब इनके द्वारा किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है।
तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि एक्टिव वॉइस के अगर हम एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है। अब हम पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स को एनालाइज करेंगे और ये पता चलाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स से किस तरह डिफरेंट है। पैसिव वॉइस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि इसमें वर्ब द्वारा, क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि जो पैसिव वॉइस के जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उसमें जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है। उसके लिए सब्जेक्ट का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्टिव वॉइस में जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है, उसी तरह जब पैसिव वॉइस जनरेट होता है तो वर्ब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है बजाय सब्जेक्ट के। उस यहाँ पर सब्जेक्ट का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। चलिए इस बात को देखते हैं कि ये लागू होती है नहीं ऊपर दिए गए एग्जांपल्स पर। मोहन इज टॉट बाय गोपाल। मोहन को पढ़ाया गया। ठीक है, क्लियर है, मोहन को पढ़ाया गया। आपका पॉइंट आउट किस पर हो रहा है? मोहन पर हो रहा है और मोहन को पढ़ाया गया है। लेकिन इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके द्वारा पढ़ाया गया है। अगर आपको पता है तो बाई लिखकर उसका नाम लिख दीजिए, बाई गोपाल या जो भी है, और नहीं पता तो सेंटेंस आपका यही खत्म हो जाता है, मोहन इज टॉट, मोहन को पढ़ाया गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पर जो हमारी वर्ब है रिटन वो कह रही है कि एक लेटर लिखा गया। किसको लिखा गया? हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब कह रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको लिखा गया, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक लेटर लिखा गया। अगर आपको पता है कि मुझे लिखा गया तो बहुत अच्छी बात है, बाई के बाद नी लिख दीजिए और या फिर उस पर्टिकुलर नेम को डिफाइन कर दीजिए जिसके बारे में आपको पता है कि उसको लेटर लिखा है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपका सेंटेंस एंड हो जाता है अ लेटर इज रिटन। रावण वॉज किल्ड। यहाँ पर रावण वॉज किल्ड, रावण को मारा गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? किल्ड जो हमारी वर्ब है उसने किसको इंपॉर्टेंस दी? रावण को इंपॉर्टेंस दी कि रावण को मारा गया। अब यहाँ पर हमारी जो वर्ब है, जो हमारी किल वर्ब है, उसको भी कोई मतलब नहीं है कि उसको श्री रामचंद्र जी ने मारा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक विल बी रेड बाय हिम। यहाँ पर जो हमारी रीड, हमारी जो वर्ब है वो दिस बुक को इम्पोर्टेंस दे रही है। वो कह रही है कि इस किताब को पढ़ा गया। अब किसने पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस कारण से पढ़ा, इस वर्ब को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो कुल मिलाकर हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स को सेपरेटली एनालाइज करने से ये पता चलता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है क्योंकि वो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, आप इस तरह से इसको याद कीजिए। और पैसिव वॉइस में वर्ब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। इतना आपको क्लियर है? और अब बात आती है कि हम पैसिव वॉइस आखिर बनाते क्यों हैं? क्या कारण है हमें पैसिव वॉइस बनाने का? सीधा एक्टिव वॉइस से भी तो काम चला सकते हैं। बच्चों देखो, अब आप जैसे-जैसे इंग्लिश को लर्न करोगे और या फिर आप जो इंग्लिश लर्न कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो कि कल को जाकर आप इस इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे हो जाओ, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए और आप सबसे इंग्लिश में बातें कर सको। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि काम किसके द्वारा किया गया। तो उस केस में हमारे पास सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। और इसीलिए इन पैसिव वॉइस को जब हम बनाते हैं तो हम बार-बार कहते हैं कि पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता। सब्जेक्ट कौन है, पैसिव वॉइस को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट से ही काम चला लेता है, क्योंकि जो वर्ब है वो केवल ऑब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस देती है। जैसे मोहन को पढ़ाया गया, सब्जेक्ट से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो पैसिव वॉइस बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स को शार्प करना। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में कौन-कौन से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। आप सभी को पता है टेंसेस 12 ही होते हैं, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो केवल 8 टेंसेस ही ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो पाते हैं। बाकी जो आपके 4 टेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसका जो मेन रीजन है, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या कारण है कि ये 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और अगर नहीं समझ में आया है तो हम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 4 टेंसेस कौन-कौन से हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो हमेशा अगर उसका पैसिव वॉइस कभी बनाने के लिए आ भी जाता है तो एज़ इट इज़ लिख दिए जाते हैं। पहला टेंस है हमारा प्रेज़ेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिन वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नीचे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, मतलब किनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और किसके पैसिव वॉइस बनते हैं। इन्हें कुछ हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहला एग्जांपल है द बर्ड्स सिंग। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दिया होता है लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं होती, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कारण क्या है कि पैसिव वॉइस तो शुरू ही ऑब्जेक्ट से होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देख लीजिए। द बर्ड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर हमारे पास क्या है, द बर्ड सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये क्या हो गई हमारी, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मंकी ईट्स। बंदर खाता है। क्या खाता है, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा हमें, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। क्या काम किया जा रहा है इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का अगला एग्जांपल देखते हैं। मंकी ईट्स बनाना। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और साथ ही ऑब्जेक्ट भी गिवन है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारे पास, बनाना। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बनाना। तो इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई और ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो तीनों ही ट्रांजिटिव वर्ब के पास है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम रीड्स। तो यहाँ पर राम क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड्स हमारी वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जिन सेंटेंसेस को पढ़ने पर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो उन सारे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो एज इट इज लिख दिए जाते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम रीड्स अ बुक। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और साथ ही ऑब्जेक्ट अ बुक भी गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस इसकी बन सकती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ये तीनों चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसकी ही पैसिव वॉइस बनती है। और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और हमारी कितनी समझ में आया है। हमने पढ़ा है चेंज ऑफ वॉइस, कि वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारा जो एक्टिव फॉर्म में जो हमारा सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वो पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। और क्या होता है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। ये सबसे बड़ा चेंज देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा चेंज क्या देखते हैं, हम देखते हैं वर्ब इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में जिस वर्ब का यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब इन पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा चेंज हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से ठीक पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक छोटा सा चार्ट है जो आप सभी एक बार पढ़ लें। जिन लोगों ने टेंसेस बना रखे हैं, जिन बच्चों को टेंसेस अच्छे से क्लियर है, उनको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो एक बार इसको जरूर पढ़ लें कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको हम जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस क्या बन जाता है। जैसे आई का हमने क्या बना दिया, आई का हमने मी बना दिया। वी का हमने क्या बनाया, वी का ऑब्जेक्ट अस बनाया। हमने नहीं बनाया, ये होता है। वी का ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो अस हो जाता है। यू का यू ही रहता है। दे का देम हो जाता है जब हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसका हिम हो जाएगा, और शी है तो शी का हर हो जाता है। इसी तरह इट का इट ही रहता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इट का इट ही रहता है जब हम इट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं। और यदि हमारा
सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आया है, यदि हमारा सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो हु को हमेशा हुम लिखते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कैसे चेंज करेंगे। अब जल्दी से हम इस एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक और मैंडेटरी रूल्स की समरी पर नजर डालते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ये हमारा हमारा पॉइंट क्लियर है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। दूसरा दूसरा नियम कहता है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना होता है। नए ऑब्जेक्ट से मतलब आप समझ गए ना, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है उसके ठीक पहले हमें बाई का प्रयोग करना है। तीसरा नियम कहता है टेंसेस यानी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगानी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनमें से कोई भी टेंस है तो उस टेंस के अकॉर्डिंग, उस टेंस के नेम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है कि इसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी में से क्या प्रयोग होगा। ये सब आपको रूल्स आगे जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। अगला नियम क्या है? अगला नियम कहता है एक्टिव वॉइस के वाक्यों की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।